हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अकरम सलमानी और आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है और मेरा फेवरेट चैप्टर है, मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट चैप्टर है ये, जिसका नाम है विद्रोह और राज। ये चैप्टर है 12th क्लास की हिस्ट्री का। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है या फिर अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये चैप्टर आप जरूर पढ़ें। मेरा फेवरेट चैप्टर है क्योंकि अभी तक हमने जो रेवोल्यूशंस और ज्यादातर जो हमने क्रांतियां देखी थी वो देखी थी गांधी जी के ऊपर। मतलब गांधी जी किस तरीके से रेवोल्यूशन लेकर आए, उन्होंने कितनी मेहनत करी थी एक तरीके से देश को आजाद कराने में और ब्रिटेन को इंडिया से बाहर निकालने में। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में जानते हैं। अब हम इससे पहले जो क्रांति हुई थी जो कि इससे भी बड़े लेवल पर हुई थी, हम उसको जानेंगे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। 1857 के अंदर ये क्रांति हुई थी। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप 12th क्लास में हैं तो फटाफट से अपनी कॉपी पेन तैयार करो और नोट्स बनाने स्टार्ट करो। 1857 के अंदर एक क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो 1857 के अंदर सबसे जो पहले शख्स थे इस क्रांति को लाने वाले वो थे मंगल पांडे। सबने नाम सुना होगा, मंगल पांडे मूवी भी सबने देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है आमिर खान की। और इस मूवी में एक एक चीज दिखाई गई है मंगल पांडे के ऊपर जो कि 1857 के अंदर क्रांति लेकर आते थे। तो ये पहले शख्स थे जिन्होंने क्रांति के लिए मतलब एक फ्रीडम फाइटर बने थे ये। और मंगल पांडे एक सैनिक थे बंगाल के अंदर, 34वें नंबर पे बंगाल इन्फेंट्री के अंदर, जो कि बैरकपुर में था। ये पहले शख्स थे जिन्होंने लीड रोल निभाया था रेवोल्यूशन के अंदर। असल में क्यों इन्होंने रेवोल्यूशन लाया था ये तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, क्योंकि बारूद के पैकेट को मुंह से फाड़ना होता था और ये चीज एक तरीके से अफवाह फैली थी कि वो जो बारूद का पैकेट है वो सुअर और गाय की चर्बी से बना रखा है। तो ये मुस्लिम्स और हिंदू दोनों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी। तो पहले सबसे जो रेवोल्यूशन लेकर आए, लेकिन इनका ज्यादा रेवोल्यूशन चला नहीं और ब्रिटेन के हाथों ये पकड़े गए। और 8 अप्रैल 1857 के अंदर मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, जो पहले फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन जब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया जाता है या फिर उन्हें फांसी की सजा दी जाती है, तब लोगों को इस चीज का रियलाइज होता है कि हमारा एक फ्रीडम फाइटर मारा गया है। और यही चीज देखते हुए 1857 की इतनी बड़ी क्रांति अपना रूप लेती है। तो 1857 के अंदर सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत होती है। 10 मई 1857 के अंदर मेरठ के अंदर ये क्रांति अपने अस्तित्व में आती है और इसकी स्टार्टिंग होती है। और इस क्रांति में सबसे पहला रोल निभाने वाले शख्स पैदल सैनिक होते हैं, जो कि इस क्रांति में हिस्सा लेते हैं बड़े पैमाने पर। और शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया जाता है। शास्त्रागार क्या होते हैं? शास्त्रागार वो जगह होती है जहां पर हथियार रखे जाते हैं, उन जगहों पर कब्जा कर लिया जाता है। और सरकारी अफसरों के बंगलों पर हमला कर देते हैं और नुकसान कर देते हैं। और सरकारी संपत्तियों का भी बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। उसके बाद आती है दिल्ली में बगावत। दिल्ली में बगावत कैसे स्टार्ट होती है? जो विद्रोह होते हैं, जो मतलब कि जो सिपाही जो होते हैं, जो विद्रोह कर रहे होते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी पावर की जरूरत होती है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम खुद से ही रेवोल्यूशन, क्रांति करेंगे, क्रांति लाएंगे, तो ज्यादा टाइम तक ये क्रांति नहीं चल पाएगी और ब्रिटेन के आगे तो वैसे भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। उन्हें एक बहुत पावरफुल बादशाह की जरूरत थी और वो सिर्फ एक ही था, जो कि मुगल शासक के आखिरी बादशाह थे, बहादुर शाह जफर। 11 मई 1857 के अंदर विद्रोही दिल्ली लाल किले पर आते हैं और वो बहादुर शाह जफर से अपने साथ की अपील रखते हैं कि वो हमारा साथ दें। और बहादुर शाह जफर इनका साथ देने का समर्थन कबूल कर लेते हैं। और इस तरह विद्रोह और भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर फैल जाता है और दिल्ली में भी बगावत स्टार्ट हो जाती है। ये तो हमने पढ़ा कि विद्रोह कहाँ हो रहा था, कैसे हो रहा था और इतना ज्यादा बड़े लेवल पर फैल रहा था, लेकिन विद्रोह क्यों हो रहा था ये अभी ढंग से नहीं पता हमें। तो पहले इस चीज पे भी हम जान लेते हैं। पहले तात्कालिक कारण के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा जो विद्रोह का कारण था वो था गाय और सूअर की चर्बी का कस्तूर, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना, जो बारूद का पैकेट था जो कि बंदूक के अंदर डाला जाता था, उस पैकेट को बनाने में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल कराया जाता था, ऐसी अफवाह फैली थी। तो इस वजह से सबसे बड़ा विद्रोह का कारण यही था। और दूसरे नंबर पे था कि आटे के अंदर गाय और सूअर की हड्डियों का बुरादा मिलाया जा रहा है। ये भी एक तरीके का मतलब इस वजह से भी क्रांति आई, क्योंकि ये एक ऐसी अफवाह फैल रही थी जिसका बहुत ही अजीब ही उस टाइम पर मतलब एक तरीके से कारण था ये विद्रोह का। दूसरे नंबर पर था राजनीतिक कारण, मतलब कि पॉलिटिकल लेवल पर क्या क्या कारण थे इस विद्रोह को और ज्यादा बढ़ावा देने में या फिर विद्रोह करने में। लॉर्ड इलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तारवादी नीतियां, अंग्रेजों ने हड़प की नीति को अपनाया और दत्तकता को अवैध घोषित करा। दत्तकता क्या था? दत्तकता था कि जिस भी राजा के बच्चे नहीं होते वो बच्चों को गोद नहीं ले सकते थे।
फिर उन्होंने सहायक संधि को अपनाया, जबकि इसके नाम से तो लग रहा है कि एक तरीके से मदद ही है ना, सहायक संधि मतलब मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 1798 के अंदर यानी कि 1798 के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियां थी। पहले नंबर पर आता है, राजा अपने खुद की सेना नहीं रख सकता था। अंग्रेज की सेना को राजा के क्षेत्र में नियुक्त किया जाता था। सेना का सभी खर्चा राजा द्वारा उठाया जाता था। मतलब बेसिकली राजा अपनी सेना नहीं रख सकता था, अंग्रेज लोग उनकी मतलब सिक्योरिटी करते थे, अपनी फोर्स को वो उनके इलाके में छोड़ा करते थे ताकि वो राजा की सिक्योरिटी कर सके। और अंग्रेजों की आज्ञा के बिना राजा कोई भी युद्ध नियुक्त नहीं कर सकता है, ना ही किसी से संधि कर सकता है और ना ही किसी से युद्ध कर सकता है, यानी कि उसकी खुद की कोई मर्जी नहीं रहेगी। इन सभी शर्तों की वजह से राजा की जो पावर थी वो कम हो जाती थी और अंग्रेजों की पावर बढ़ती जाती थी और धीरे धीरे अंग्रेज पूरे हिस्से पर कब्जा कर लेते थे। अब हम लोग आर्थिक कारण को देख लेते हैं कि आर्थिक कारण क्या थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बना माल सस्ता हो गया था, इसे भारत में लाकर बेचा जाने लगा, जिससे भारत में स्थित उद्योग का बड़ा नुकसान हुआ। आर्थिक नुकसान के कारण भारत में मजदूर, किसान, लघु उद्योग का काम करने वाले, इन सब ने मिलकर विद्रोह स्टार्ट कर दिया। मतलब अंडर लेवल पर भी विद्रोह स्टार्ट हो चुका था ब्रिटेन के खिलाफ। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? पहले नंबर पर ईसाई मशीनरी का विस्तार, हिंदू मान्यताओं को चोट पहुंचाना, बहुत बड़े लेवल पर हिंदू मान्यताओं को भी चोट पहुंचाई गई थी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रयास करना, मतलब अपनी लैंग्वेज को पढ़ाना और अपनी ही लैंग्वेज को प्रमोट करना। अब हम लोग देख लेते हैं सैन्य कारण, मतलब सैनिकों का कारण क्या था। पहले नंबर पर कम वेतन, मतलब कि उन्हें पैसे कम दिए जाते थे, बुरा व्यवहार करा जाता था उनके साथ, बहुत ज्यादा काम दिया जाता था उनको, पैसे कम दे देते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। हिंसा की भावना उनके अंदर बहुत ज्यादा रहती थी। अन्य कारण यानी कि और क्या क्या इनकी वजह थी। पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब की पेंशन को बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। झांसी की रानी को बच्चे गोद लेने की इजाजत नहीं दी थी। सतारा तथा नागपुर को जबरदस्ती अंग्रेजों ने अपने हिस्से में मिला लिया, यानी कि जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। अन्य क्षेत्र जमींदार, साहूकार तथा सरदार पुरानी व्यवस्था समाप्त होने के कारण अंग्रेजों का विद्रोह हो गया। इन लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आता अफवाहों और भविष्यवाणियों की वजह से भी क्रांति हुई। पहले नंबर पर आता है चर्बी वाले कस्तूरबा ने, जो आपको बताया चर्बी मतलब गाय और सुअर की चर्बी से जो पैकेट बनाया गया था बारूद का। और दूसरे नंबर पर आटे में जो हड्डियां का बारूदा मिलाया जा रहा था गाय और सुअर की मतलब हड्डियों का। और तीसरा नंबर भविष्यवाणी होती है कि 100 साल बाद ब्रिटेन का जो शासन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और सामूहिक रसोई, जिसमें कुछ उच्च वर्गों के लोग नाराज थे, क्योंकि उसमें उच्च वर्ग के लोग और निचले वर्ग के लोग दोनों साथ में काम करा करते थे, तो इस वजह से कुछ उच्च वर्ग के लोग नाराज थे। विद्रोह तथा नेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर लिख लेना कि कौन कौन से स्टेट में विद्रोह हो रहा था और उनके नेता कौन कौन से थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, बिहार में कुंवर सिंह, अवध यानी कि यूपी के अंदर नवाब वाजिद अली शाह। ये लोग अपने अपने स्टेट को संभाल लेते कि ये लोग बहुत ज्यादा नामी थे, बहुत एक्सपीरियंस थे। विद्रोहियों के पुराने नेताओं के पास जाने के कारण क्या थे? मतलब वो लोग जब विद्रोह कर रहे थे तो अपने पुराने नेताओं, जमींदारों, राजाओं के पास गए थे। इसके क्या कारण थे? पहला, उनकी अच्छी छवि थी, उनका सम्मान, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा थी, जो उसमें वृद्धि, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन थे वो हमेशा। उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, नेतृत्व की क्षमता थी उनके अंदर, मतलब वो बातों को समझते, सीखते और फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेते। ये उनके अंदर एक अच्छी पावर थी। इस वजह से विद्रोही अपने पुराने नेताओं, जमींदार और राजाओं के पास गए। अवध विद्रोह, अवध जो था यूपी के अंदर, उसमें विद्रोह स्टार्ट कैसे हुआ? 1801 के अंदर अवध में सहायक संधि लागू करी गई। जो आपको मैंने बताया था, सहायक संधि मतलब राजा अपनी सेना नहीं रखेगा, अंग्रेजों की सेना वहां पर सिक्योरिटी देगी। 1856 के अंदर नवाब वाजिद अली शाह को उनके राज सिंहासन से हटा दिया गया और अंग्रेजों ने कारण बताया कि नवाब वाजिद अली शाह अपने शासन को अच्छा नहीं चलाते हैं और उनके लोग उनसे खुश नहीं है। और इस नीति को लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। इसको दूसरे शब्दों में हड़प की नीति भी कहते हैं। अवध पर अधिग्रहण के कारण क्या थे? मतलब बेसिकली अंग्रेज अवध पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? उन्होंने झूठ बोला, पूरी ताकत अपनाई और अवध को कब्जे में लिया। वो ऐसा क्यों चाहते थे? पहला, अवध की जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी खेतियां होती थी उसपे, और जहां पर नील और कपास की खेती बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी कमी थी ब्रिटेन के अंदर, बेसिकली वो वहां पर काफी अच्छी होती थी। और अवध को वो लोग एक बाजार के रूप में भी उपयोग कर सकते थे, उन्हें ये बात पता थी, इसीलिए अवध पर कब्जा करा। संचार का साधन, मतलब बेसिकली उन्होंने जो ये मतलब एक एडवर्टाइजमेंट कह सकते हो इस चीज को, एडवर्टाइजमेंट करा वो किस तरीके से करा था अपने क्रांति का? तोप तथा गोले
दाग कर, मतलब कि उन्होंने फायरिंग करी तोपों से, गोलों से, और अपना ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करा और क्रांतिकारियों को अपने साथ मिलाया। बिगुल बजाकर, धुआं फैलाकर, घोड़ी सवारी द्वारा, मतलब कि जो घोड़े की जो सवारी थी उसके द्वारा विद्रोह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपना संचार को प्रमोट करते हैं, मतलब और भी ज्यादा फैलाते हैं और एक बात को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कि क्रांति इतनी ज्यादा हो रही थी और किस वजह से हो रही थी ये सब हमने जान लिया है, लेकिन अब जानते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से पलटवार क्या था, मतलब उन्होंने किस तरीके से इस चीज को काउंटर करा। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कुछ नीतियां बनाई थी, जिसमें एक थी मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या था? शक के आधार पर किसी भी हिंदुस्तानी के ऊपर मुकदमा चलाने की छूट थी, मतलब सिर्फ शक के आधार पर, अगर शक हो रहा है तो वो पूरा मुकदमा चला देंगे आपके ऊपर, और जिसकी सजा एकमात्र मौत थी। अगर आपके ऊपर शक हो रहा है तो आपके ऊपर केस चलेगा और आपको मौत की सजा मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बड़ा वजह थी क्रांति को दबाने के लिए और उनका पलटवार, जिसमें बहुत कुछ दब गया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत नहीं झुक रही थी इनके आगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत बहुत ताकतवर सल्तनत थी। भले से अंग्रेजों के सामने कमजोर थी, लेकिन अपने में तो हिंदुस्तान के एक राजा तो बहादुर शाह जफर ही थे उस टाइम पर। 1857 के अंदर अंग्रेजों को पता था कि दिल्ली सल्तनत को हराना उनके लिए बहुत बड़ी और मुश्किल बात है, तो इसीलिए उन्होंने दो तरफ से हमला करा, पहला पंजाब और दूसरा कोलकाता। इन दोनों की तरफ से, मतलब एक तरीके से फ्रंट और बैक साइड से दोनों तरफ से हमला करा था अंग्रेजों ने। लंबी लड़ाई के बाद 1858 मार्च में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हराया और फिर दोबारा से अपना अधिकार लागू करा, और अब वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके थे। 1858 मई के अंदर बहादुर शाह जफर को हार का सामना करना पड़ा, जिनसे कि काफी सारे लोग थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सबका एक की एक उम्मीद थी बहादुर शाह जफर से, और बहादुर शाह जफर ने उस उम्मीद को बनाए रखा। अपने आखिरी दम तक वो लड़े, अपनी सारी नीतियां और अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस लगा दिया हिंदुस्तान को आजाद कराने में, लेकिन बहुत बड़ी पावर के साथ अंग्रेजों ने हमला करा था और अंग्रेजों की ताकत भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर और संख्या ही बहुत ज्यादा थी। इस वजह से बहादुर शाह जफर को एंड हार का सामना करना पड़ा। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही नई अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। और याद रखो, इन वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आई होप कि आपको सब चीजें समझ आई होंगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी मेहनत कैसी लगी।